नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। जितना कुल कर्जा 2021 में रिकॉर्ड कर्जा था केंद्र सरकार पे, भारत सरकार पे, और जो कुल पैसा कर्जा था यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर, मार्केट का जो लोन था वो 10 लाख करोड़ रुपए था। और ये पूरी रकम, इतनी रकम जितना सरकार का पूरा कर्जा जैसे डूब जाए, इतनी रकम डूबत खाते में डाल दी गई है। सरल भाषा में कहें तो कर्जा माफ कर दिया गया है लोगों का। बताने की जरूरत नहीं है किनका माफ होता है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि साहब आप ये क्या माफ वाफ बोलते हैं, ये तो राइट ऑफ किया गया है। तो माफ करने और राइट ऑफ में क्या अंतर होता है ये भी हम समझेंगे। और ये आंकड़ा कहां से आया है, ये पूरी संख्या कहां से आई है, और ये खबर बाहर निकल के कैसे आई, इस सब चीजों पे बात करेंगे। और बहुत सारी अर्थशास्त्र की सरल भाषा में बारीक चीजें आज आपको समझने को मिलने वाली हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। हमारे चैनल को अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल के लिंक पहुंचाइए, पहली चीज़। और अगर आपको नियमित नोटिफिकेशन इस चैनल के नहीं मिल रहे हैं तो प्लीज़ हमें ट्विटर पे फॉलो कर लीजिए, या हमारी वेबसाइट पे जब जाएंगे और वो आपको कहे कि नोटिफिकेशन भेजें तो हाँ कर दीजिए। क्योंकि गूगल का नोटिफिकेशन का पैटर्न, कल का वीडियो अभी शाम को आपके पास आएगा, कई लोगों के पास आ ही नहीं रहा है। उसके भरोसे बहुत सारे दर्शकों के रिस्पॉन्स आ रहे हैं कि उनको टाइम पे वीडियो नहीं मिल पा रहा है। मैं अभी हाजिर होता हूं, फिर बातचीत आगे बढ़ाते हैं। 10 लाख करोड़ का कर्जा सरकार के ऊपर तब हुआ था बाजार का, जब सरकार को कोरोना और दूसरी लॉकडाउन से बहुत ज़्यादा अफरा तफरी के बीच में जूझना पड़ रहा था और हालात को संभालना था। जब उसको सबसे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी तब उसके ऊपर बाजार का कर्जा था। अब उतने ही पैसों के बारे में पता चला है कि पिछले 10 साल में इस देश के पैसे डूबत खाते में चले गए, इस देश के बैंकों के पैसे। पहले मैं बता दूं कि ये आंकड़ा कहां से मिला। ये आंकड़ा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मिला, इंडियन एक्सप्रेस ने निकाला। फिर इसकी बारीक चीज़ों को समझेंगे सरल तरीके से। और इनमें से सिर्फ 13% रिकवर करने में ही अभी तक कामयाबी मिली है 10 लाख करोड़ में से। और ये क्या था जिसको आप कह रहे हैं कि कर्जा माफ है, ये क्या था, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हुआ यह है कि बैंकों के पास में जो कर्जा होता है उसको, मैंने आपको मान लीजिए 100 रुपये कर्जा दिया, या गांव का जो एक सूदखोर होता है उसका एक कर्जा दिया उसने, और पहलवान से उसने लोटा गिरवी रख के उसको 100 रुपये दे दिए। अब पहलवान का जो लोटा है वही सूदखोर के पास में एक असेट है, और बैंक का असेट उस लोटे से ज़्यादा वो 100 रुपये हैं जो उसने पहलवान को दिए हैं। तो बैंक के पास में अगर आप देखेंगे तो सूदखोर की प्रॉपर्टी कितनी है, वो प्रॉपर्टी जो उसके पास खुद पैसा है या उसने जो कर्जदारों को दिया हुआ है, वो सारे पैसे जोड़ लोगे तो वो क्या कहलाएगा, उसके असेट कहलाएंगे। किसके? सूदखोर के। तो सूदखोर के जो असेट थे, उसने 100 लोगों को 100-100 रुपये लोन दिया हुआ है, तो उसके पास 1 लाख रुपया हो गया, और उसकी खुद की संपत्ति, ये उसके असेट हैं। लेकिन क्या हो, पहलवान सूदखोर के पैसे ना लौटाए, पहली चीज। अब सूदखोर से अगर आप पूछोगे भैया तू कितनी संपत्ति का मालिक है, तो वो क्या बोलेगा? क्या वो पहलवान के उन 100 रुपए को गिनेगा या नहीं गिनेगा? पहला सवाल। जाहिर बात है कि वो कहेगा कि ये तो मेरे असेट हैं भाई, वैसा तो मैंने पहलवान को 100 दिया हुआ है, वो 100 का मालिक तो मैं हूं ही, आज नहीं तो कल वापस आएंगे, उसका लोटा रखा हुआ है। लेकिन बैंक के जब ये पैसे, जब पहलवान 3 महीने तक, जब उसने कहा कि मैं चुका दूंगा, और जो तारीख दी है उससे 3 महीने तक अगर पहलवान लोटा छुड़ाने नहीं आया तो वो लोटा जो है ना, वो नॉन परफॉर्मिंग असेट में चला गया। परफॉर्मेंस क्या होती है? ब्याज व्याज आ रहा है, कमाई वमाई आ रही है। अब पता चला वो 3 महीने से अगर उसने नहीं चुकाई किस्त, तो ये जो प्रदर्शन है, जो पैसा पहलवान को उसने उधार दिया है, उस उधार पैसे से जो कमाई हो रही थी वो तो बंद हो गई ना। तो 3 महीने तक तो आप इंतजार कर लोगे, उसके बाद माना जाएगा कि ये पैसा
डूब गया मतलब पहलवान आएगा नहीं आएगा पता नहीं है। तो ये जो पैसा था आपका वो एनपीए हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट, यानी पैसा है लेकिन परफॉर्म नहीं कर रहा है, कमा के नहीं दे रहा है, पैसा है वहां पे। तो इस तरह का पैसा बैंकों के पास जमा हो जाता है। भाई कर्जा देते हैं, कभी किसी को पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में दे दिया, कभी सरकार के दबाव में दे दिया, कभी किसी वजह से दे दिया, और वो पैसा लेकर सामने वाला घी पी रहा है और बैंक को पैसे चुका नहीं रहा है। अब दिक्कत यह है कि बैंक के खजाने में पैसे तो हैं लेकिन बैंक के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो पहलवान के पास है। तो जब पहलवान के पास पैसे रहेंगे तो बैंक की जो बैलेंस शीट है ना वो गड़बड़ाएगी। पता चला इस बैंक का 10% पैसा, इस बैंक का 20% पैसा, इस बैंक का 30% पैसा इसके पास है तो, लेकिन होने के बावजूद नहीं है, क्योंकि इसका कुछ नहीं कर सकते। तो एक तो बैंक अपना हिसाब साफ रखना चाहता, पहली चीज। दूसरा, मोदी सरकार का एक सपोर्ट भी है बैंकों को कि उनके एनपीए ना हो। एनपीए बहुत बड़ी हमारे देश के बैंकिंग सिस्टम की बुराई मानी जाती थी। तो जेटली साहब के टाइम में कुछ रिफॉर्म किए गए एनपीए को कम करने के लिए, तथा कथित रिफॉर्म। तो उन बैंकों को जिनका पैसा डूबत खाते में है उनको राहत देने के लिए सरकार ने क्या किया कि चलो ठीक है, तो अब आपने जो पहलवान को 100 रुपये उधार दिए हैं, उस महाजन ने उस 100 रुपये में से ये कहेगा कि साहब मेरा तो 100 रुपया डूब गया। तो जब वो अपना खाता, जब हिसाब बनाएगा अपने कारोबार का, तो 100 रुपया डूब गया मतलब 100 रुपये का घाटा हो गया। 100 रुपये का घाटा हो गया तो जब वो साहब इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करेंगे ना, तो उस रिटर्न में वो बोलेंगे भाई ये 100 रुपये मेरी कमाई में से कम कर लो, मैंने जो 500 रुपये कमाए थे उसमें से 100 रुपये का तो यही घाटा हो गया, तो 400 बचे। तो बैंक भी इसी तरह से जो अपना टैक्स देना होता है उनकी अर्निंग्स पे, उसमें से ये जो पैसा अगर उन्होंने डूबत खाते में डाल दिया, ये घोषित कर दिया कि ये पैसा एनपीए जो पैसा है ये अब हमको रिकवर होगा ही नहीं, ये अब होता रहेगा जैसे तैसे होता रहेगा, लेकिन इसको हटाओ यहां से, अब इस पे ध्यान देना बंद करो। तो उसको आप कह सकते हो कर्ज माफी कर दी, कर्जा माफ कर दिया, लेकिन कर्ज माफी नहीं होती है और आप अगले काम में अपने लग गए। लेकिन आपने इनकम टैक्स का जब रिटर्न भरा तो बताया कि भाई इतना पैसा तो हमारा डूब चुका है, और 10 लाख करोड़ रुपए इसी तरह से भारत में डूब गए हैं 5 साल में, पिछले 5 साल में। और ये सूचना आरबीआई ने आरटीआई के जरिए इंडियन एक्सप्रेस को दी, इंडियन एक्सप्रेस ने निकलवाई, तो उनको ये जवाब मिला। तो 5 साल में 10 लाख करोड़ रुपए डूब गए। अब उस सूदखोर ने ये तो तय कर लिया कि लोटा जो है अब नहीं, अब ये से पहलवान से 100 रुपए नहीं आने हैं, लेकिन और उसने ये भी कर दिया कि भैया इनकम टैक्स में कहा कि ये तो मेरे डूब गए, तो एक तो टैक्स बचा लिया वहां से। दूसरा, पता चला कि उस लोटे का क्या करें, तो वो क्या कर रहा है कि एक मोटे वाले पहलवान को, बड़े वाले पहलवान को, वो पहलवान ये दावा करता है कि भैया मैं कर्ज वापस दिला दूंगा। वो कहता है भाई ये 100 रुपए का कर्जा तू 60 रुपए में मैं तेरे को देने को तैयार है, तू अपना रिकवर करता रहियो। वो जो असेट था, जो 100 रुपए का के बदले में लोटा रखा हुआ था उसने, वो लोटा उसने उठा के दे दिया किसको? बैड बैंक को। बैड बैंक क्या होता है? भारत सरकारी होती है, भारत सरकार की एक कंपनी है जिसमें 51% पैसा प्राइवेट बैंकों का नहीं होता बल्कि पब्लिक सेक्टर के बैंकों का होता है, और अपना टैक्स बचा के वो बैंक उस कंपनी को ट्रांसफर कर दिया लोन, भाई वसूलते रहो, और वो कंपनी उन असेट्स को रिस्ट्रक्चर करती है। तो कैसे करती है? वो कंपनी पहलवान के पास पैसे लेने नहीं जाती है, वो पहलवान का लोटा बेच देती है और उससे पैसे बना लेती है। तो उस प्रोसेस में अभी तक का जो रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड ये कहता है कि वो जो कंपनी बनाई थी सरकार ने, उस कंपनी को घाटे घाटा हुआ है, अभी तक वो मुनाफे में नहीं रही है, लेकिन एक बैड बैंक बन गया। तो इस पूरी व्यवस्था में क्या हुआ? बैंकों की मौज है, पैसा वसूल नहीं कर पाए, डूबत खाते में डाल दो, तुम्हारी बैलेंस शीट बढ़िया हो गई, पहली चीज। दूसरा ये है कि आपने जो पैसा आपने डूबत खाते में डाला था, उस पैसे पे आपने टैक्स भी बचा लिया। और तीसरा ये है कि आपने सरकार की एक कंपनी को दे दिया, मतलब आप सोचिए, या बैंक का पैसा डूबा तो पब्लिक का डूबा, टैक्स में बचत हुई तो पब्लिक के पैसे से हुई, क्योंकि ये सब पैसा हिंदुस्तान के लोगों के टैक्स से ही आता है। और तीसरा, जो घाटे में असेट्स बचे उसमें घाटा भी हुआ तो पब्लिक को हुआ, और वो जो बैड बैंक बना दिया सरकार ने,
बैंकों के एनपीएस नहीं होनी चाहिए, ये लगना चाहिए वाह वाह, बैंकों के पास जो प्रॉपर्टी एक्चुअल प्रॉपर्टी है वो एनपीएस नहीं है, तो वो भी ले लिया, सरकार ने खरीद लिया और वो घाटा अब सरकार उठा रही है बैड बैंक वाला। तो कुल मिला के अगर आप चारों तरफ से जाएं तो ये जो जिसको लोग कहते हैं ना कि इसको कर्जा माफ मत बोलिए, ठीक है हम कर्जा माफ नहीं बोलेंगे, आपको लगता है कि इसको हमको बोलना चाहिए कि ये आपने राइट ऑफ कर दिए हैं, तो राइट ऑफ करने में भी नुकसान किसका हुआ? किसी भी बैंक का जो टैक्स लगता होगा, हमारे हिंदुस्तान में हम सबका तो 20-30% तो लगता ही है ना, तो 30% इनकम टैक्स तो लगता होगा, तो भारत के टैक्स का 30% पैसा तो उस रकम का इमीडिएटली चला गया। लाला जी के 100 रुपये के कर्जे में से 30 रुपये तो लाला जी ने टैक्स में बचा दिए, ठीक है, तो 70 बचे, 60 में लोटा बेच दिया, उनको केवल 10 रुपये का नुकसान हुआ, और उस 10 रुपये के नुकसान में भी उन्होंने अपनी बैलेंस शीट सही कर ली, जिसको वो बाद में अपने बिजनेस में कन्वर्ट करेंगे। और वो जो लोटा बिका है, वो लोटा जिसने खरीदा है वो भी सरकार की कंपनी है, वो भी वहाँ पे घाटा कर रही है। तो कुल मिला के हम और आप पब्लिक के लोग हर तरफ एक झुंझुना थामे रहेंगे, और अगली बार फिर टैक्स बढ़ जाएगा, फिर कहेंगे जीएसटी पर्याप्त नहीं है, फिर इसको रिफॉर्म्स का नाम दे देंगे। इस मुल्क में गर्दन काटने को भी रिफॉर्म कहा जाता है, सुधार कहा जाता है। वाह, जो भी है, इस तरह से 10,09,510 करोड़ रुपए डूब चुके हैं, और ये रकम थोड़ी बहुत रकम नहीं है। मैंने बताया जैसा कि सरकार के जो टोटल कर्जे थे उन कर्जों का के बराबर है 2021 में, टोटल कर्जे नहीं, जो बाजार से कर्जे उठाए थे। और इसके आरटीआई में जो जानकारी मिली है उसमें से जो ग्रोस फिस्कल डेफिसिट है सरकार का देश का, उसका ये 61% है। इतना रकम जो है वो इधर से उधर हो गई है, और कुल लोन का 5.9% जो बैंकों का टोटल लोन था उसमें से करीब 6% पैसा कर्जा माफ में चला गया। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, हम सबको आंकड़ों की बाजीगरी में चूना लगा के जा चुका है। अब आप कहेंगे कि साहब वो असेट की रिकवरी क्यों नहीं हो सकती? भाई लोटा 15 रुपये का होगा तभी तो लाला जी ने 100 रुपये में रखा, मतलब 150 रुपये का होगा तभी तो लाला जी ने 100 रुपये में गिरवी रखा। अब मैं आपको विजय माल्या पर ले जाता हूँ। विजय माल्या के जो लोन थे, उन लोन में एक उनका जो किंगफिशर का लोगो है वो भी गिरवी रखा हुआ था असेट के तौर पर। अब ये ऐसी अमूर्त चीज़ है जिसकी चाहो तो मान लो अरबों कीमत, चाहो तो कुछ भी नहीं। एक और घोटाला निकला था बैंक में, भाई साहब ने घी के टीन की जगह पानी भर के टीन के अंदर गिरवी रख दिया था बैंक को, और पैसा नहीं चुका रहे थे। ऐसे अन्य अनेक घोटाले हम लगातार देखते रहे हैं। तो जो भी है, ये है 10 लाख करोड़ रुपया बैंकों के खाते से राइट ऑफ हो चुका है। सरल भाषा में कहें तो बैंकों के कर्जे माफ़ हो चुके हैं। वो पैसा कहाँ से आया ये मैं आपको बता चुका हूँ, किसकी जेब से गया ये मैं आपको बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ मैं सरल तरीके से समझाने में कामयाब रहा हूँगा। अगर आपको लगा कि मैंने सरल तरीके से समझाया है तो कमेंट में लिख के बताएं, और सरल करने की ज़रूरत है तो वो भी कमेंट में लिख के बताएं। और आप ट्विटर पे या फिर हमारे वेबसाइट पे जाके हमको फॉलो ज़रूर कर लें, क्योंकि अब नोटिफिकेशन बहुत कम लोगों को मिल पा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।